जब भी उद्यमिता रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आज के तारीख में, तो एक बिजनेस मॉडल हमेशा जिसकी बातचीत होती है वो है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल। और उसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई अगर हम फ्रेंचाइजी लेना भी चाह रहे हैं तो किस चीज़ की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, कौन सा काम ऐसा करना चाह रहे हैं जिसकी हमें किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी मिल जाए। इस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे इवैल्यूएट की जाती हैं, फ्रेंचाइजिंग का क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है और कौन कौन सी बेहतर फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में मार्केट में है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द अवेलेबल फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज और हाउ टू इवैल्यूएट फ्रेंचाइजीज। मतलब जब बिकॉज मैं फ्रेंचाइजिंग की बात कर रहा हूं तो मैं बड़ा श्योर रहता हूं कि किसी भी सामान्य बिजनेस को स्टार्ट करना और एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करना, तो अगर हम 3 साल का एक फ्रेमवर्क लेते हैं कि भाई एक सामान्य बिजनेस जब स्टार्ट होता है और उसका हम 3 साल का ग्रोथ देखते हैं और एक फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट होता है और उसका 3 साल का ग्रोथ देखते हैं, तो अमूमन ये पाया जाता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के सफल होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो एज ए रिजल्ट ये एक बहुत बेहतर तरीका है बिजनेस को स्टार्ट करने का। बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इट इज अमंग द बेस्ट वेज इफ नॉट द बेस्ट वे। एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी नए व्यापार को शुरू करने का, जिसमें आप करते क्या है कि एक बेहतर सा बिजनेस, एक बेहतर सा ब्रांड जिसकी उस मार्केट में जिसमें आप व्यापार करना चाह रहे हैं, उस मार्केट में एक डिमांड होती है और आप उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ, अगर मैं इस मार्केट में ये एक नीड गैप है और अगर इस तरह का ब्रांड मैं इस मार्केट के लिए ले आता हूं तो जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है उसका बहुत सारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इस सारी मतलब इकोसिस्टम को इस मार्केट में एस्टैब्लिश करने में मेरे पास भी अच्छी आय बन सकती है, अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये चार्म ड्राइव करता है। टेक्निकली जब भी फ्रेंचाइजी सिस्टम आपके पास आता है तो पहले दिन से ही फुल फ्लेजेड तैयारी से आता है कि उसका लुक एंड फील क्या होगा, उसका मर्चेंडाइज कैसा होगा, उसके पैम्फलेट्स कैसे होंगे, उसके डिज़ाइंस कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी प्री डिसाइडेड होती हैं और एक्चुअली में उनके पास उनका लॉन्च प्लान भी इतना तैयार होता है कि आपकी हाई ब्रांड अवेयरनेस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये एक प्रूवन सिस्टम होता है जो उन्होंने दसियों मार्केट्स में किया होता है। एंड एज अ रिजल्ट दे आर वेरी प्रो विद क्रिएटिंग अ हाई ब्रांड अवेयरनेस इन वॉट एवर मार्केट दे गो टू। यानी जिस भी बाजार में वो जाते हैं उसमें काफ़ी हाई डेसिबल लॉन्च होती है उनकी, अच्छा खासा शोर होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जान जाते हैं। जबकि अगर हम सामान्य उद्यमी हैं या अपना नॉर्मल खुद का हमने कोई स्टोर खोला है, उसका प्रचार किस ढंग से किया जाए, क्या हमारे डिज़ाइंस होंगे क्या नहीं होंगे, इन चीज़ों पर हम मंथन करते रह जाते हैं और कभी भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं पहुंच पाते। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस के बहुत सारे फायदे होते हैं और जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती हैं उनको प्रोफेशनल्स की टीम ब्रांड के लेवल पर कर रही होती है। तो जो एंड रिजल्ट होता है, जो मार्केट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो सुपर प्रोफेशनल काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिससे व्यापार की बहुत अच्छी छवि बनती है और अच्छे छवि वाले व्यापार ही सक्सेसफुल बिजनेसेस बनते हैं। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि बात हो रही है बेनिफिट्स की, तो उनको और डिटेल में समझते हैं कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम के। सबसे पहला बेनिफिट कि अजम्पशन ये है कि आप एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, आपने व्यापार शुरू किया है, आप बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो उन चीज़ों की सॉलिड जानकारी, सही जानकारी, यानी आपकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर उस व्यक्ति से मिलती है जो इस काम को और इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरह से जानता है। तो फ्रेंचाइजीज हैव एक्सेस टू प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग की पूरी फैसिलिटी मिलती है और ट्रेंड सिस्टम ही मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है। तो सामान्य उद्यमी अपने को ट्रेन करने का उसका खुद का जिम्मा होता है, उसका खुद का मोटिवेशन होता है, उसमें भी वो कितनी करेक्ट ट्रेनिंग कहाँ से ले रहा है, ये सब चीज़ें बहुत डिबेटेबल होती हैं। लेकिन इस केस में एक प्रूवन सिस्टम, एक प्रूवन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलता है, तो फ्रेंचाइजी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको मार्केटिंग की हेल्प मिलती है। एंड विश्वास मानिए, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग व्यापार तो करना चाहते हैं बट
मार्केटिंग की जो निटी ग्रिटी होती है, जो एडवर्टाइजिंग की, जो प्रमोशन की, जो कम्युनिकेशंस की, जो जो सूक्ष्मता होती है, जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं, वो बहुत लोग उनको फॉर्मली नहीं तैयार किया गया होता, उनको सिखाया नहीं गया होता कि भाई मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपको जब आप फ्रेंचाइजी सिस्टम के पार्ट होते हैं तो आपका फ्रेंचाइजर आपको बहुत भली भांति आपको ट्रेन करता है, आपको बताता है कि मार्केटिंग इस तरह से होगी। एक प्रूवन मार्केटिंग सिस्टम भी आपको मिलता है। आपको हमेशा एक बड़ी कंपनी का सहारा रहता है। तो अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी हूं तो एक तरह से इतना सेट ऑटोमेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म मेरे शहर में मैं लेके आता हूं जिसमें टेक्निकली सब कुछ डिसाइडेड है, पायलटेड है, ऑटो पायलट मोड में चीजें होती हैं। और इसी का मजा है कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो खुद बिजनेस रन करते हैं, आपको हर जगह फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं होती। तो एक बड़ी कंपनी का ब्रांड नेम होता है, आपके पास सिस्टम्स होते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। फ्रेंचाइजिंग की फंडिंग भी बहुत ईजियर होती है। बैंक्स को फ्रेंचाइजी बिजनेसेस पर लोन देना उनको सेफ लगता है क्योंकि उनका भी सिस्टम ये बोलता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस ज़्यादा सफल होते हैं, उनके सक्सेस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड करेक्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस होते हैं। एज अ रिजल्ट बैंक्स उनकी फंडिंग करने में कम हिचकिचाते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस आपको बहुत फास्ट आरओआई देंगे क्योंकि जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो हैं, वो एक सामान्य बिजनेस से ज़्यादा हैं फॉर श्योर, लेकिन ऑन अ स्केल ऑफ 3 years और 5 years आप देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ लर्निंग है एक सामान्य बिजनेस की, वो बहुत सारा पैसा वेस्ट होती है, वो कभी भी ऑप्टिमम नहीं रहते एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ सीरियस बिजनेस। बहुत बार कि वो बहुत सीरियस बिजनेस की अपनी छवि नहीं बना पाते। वाइल फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रॉम द डे वन आर गुड लुकिंग, गुड इन परफॉर्मेंस बिजनेस होते हैं कि ना वो केवल अच्छे एस्थेटिक्स से, अच्छे ढंग से, अच्छी पैकेजिंग के साथ आते हैं, बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे होते हैं, जो कि कस्टमर या कंज्यूमर जब पैसा खर्च करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक भली प्रोडक्ट ले, एक ज्यादा समझा हुआ, ज्यादा ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट ले। एज अ रिजल्ट मुनाफा कमाने की संभावनाएं बहुत हाई होती हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में। जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि फ्रेंचाइजर ने आपको ट्रेन किया हुआ है, बिजनेस की जो लीगैलिटी है वो चेक पॉइंट्स का पार्ट होती हैं, तो आप भी वेल ट्रेन्ड आदमी हैं और किसी भी लीगल इशू के पार्ट नहीं होते बनिस्पत उस व्यक्ति के जिसने उसी तरह का काम अपने खुद की दम पर शुरू किया हुआ है। तो बिजनेस के जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी क्लैरिटी अक्सर नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ा फायदा है फ्रेंचाइजी बिजनेस का कि दे आर मोर करेक्ट लीगली इवन। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओपनिंग अ फ्रेंचाइजी फ्रॉम फ्रेंचाइजी सिस्टम इज बेनिफिशियल, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। आपको एक ब्रॉडर आउटलुक देता हूं कि फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री का क्या ब्रेकअप है इंडिया में, कैसे कैसे कर रही। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम टोटल फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री को ले लें तो हिंदुस्तान में इस समय करीब 1,70,000 फ्रेंचाइजीज ऑपरेट कर रही हैं और उनमें से 60% यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रही है, यानी अलग अलग इस शहर की यूनिट फ्रेंचाइजी किसी के पास है, दूसरे शहर की किसी के पास है, उस शहर में भी मल्टीपल यूनिट फ्रेंचाइजीज हैं। या अगर हम किड्जी का मैंने एग्जांपल दे दूं, अगर कि एक ही शहर में किड्जी के 9-9, 10-10 सेंटर्स होते हैं और मेनी ए टाइम्स वो सारे सेंटर्स अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। तो पॉइंट इज कि 60% फ्रेंचाइजी लोकेशंस जो हैं वो यूनिट फ्रेंचाइजी पे हैं। एक जरा स्प्लिट देख लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग में कैसे कैसे इंडस्ट्री का स्प्लिट कैसे है। तो अगर फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री जो है उसमें 50% रीजनल ब्रांड्स हैं। उदाहरणार्थ कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करीम्स, नज़ीर्स जो मुगलई ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर दूसरे ब्रांड हैं। वाइल अगर आप हमारे सदर्न पार्ट पर चले जाएं तो वहाँ पर दूसरे नॉनवेज के ब्रांड्स हैं। पैराडाइज बिरयानी है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है बट वो नॉर्थ में नहीं है। तो रीजनल ब्रांड्स 50% तक का कंट्रीब्यूशन देते हैं इस इंडस्ट्री को। नेशनल ब्रांड्स 34% तक पे हैं कि वो ब्रांड जो पैन इंडिया है, जो कि मैं बर्गर सिंह का एग्जांपल ले लूंगा कि वो पैन इंडिया पहुंच गया है। या लापिनोज पिज्जा इज एन इंडियन ब्रांड एंड इट हैज आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में है। तो वो रीजनल ब्रांड नहीं है। ऐसा नहीं कि वो केवल नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट कर रहा है या केवल साउथ इंडिया में कर रहा है या वेस्ट इंडिया में कर रहा है।
वो नेशनल प्रेजेंस उनकी हो रखी है। और 16% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ब्रांड्स का है। अब ग्लोबल ब्रांड्स में आप जो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, पेप्सी है, कोक है, और इस तरह की जो जायंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से हिंदुस्तान को कवर कर रहे हैं। और ये हम फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री का ब्रेकअप क्या है इंडिया में, उस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो बिकॉज इंडिया की बातचीत हो रही, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या फैक्ट्स हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने 2013 के बाद से फ्रेंचाइजिंग में पिछले 10 साल में 4 गुना से ज्यादा की ग्रोथ की है। अगर उन 2019 के एक आंकड़े की बात करें तो आप देख रहे हैं USD $50 बिलियन का एस्टिमेट था 2019 में, और 30 से 35% की लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है पिछले 5 सालों से। जो फ्रेंचाइजी इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं, जो फ्रेंचाइजिंग देखते हैं, जो जानते हैं, वो लोग जो उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा है। अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो ये लगभग 938 या 1000 करोड़, अपने आप दिमाग में बिठा लें, 1000 करोड़ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, मैसिव इंडस्ट्री है ग्लोबल टर्म्स में। अगर इंडिया में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सोचें तो लगभग 1.8%, 2% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और ये जब अभी हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि 2% जो था ये 2019 में था, जो फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, 2022 तक, यानी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 4% के आसपास होना एस्टिमेटेड है। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं जो फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री के हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड मार्केट फ्रेंचाइजिंग की इंडिया है, और यहाँ लगभग 5000 एक्टिव फ्रेंचाइजर्स हैं। 4600 एक्टिव फ्रेंचाइजर्स थे 2019 में। लगभग 2 लाख आउटलेट्स हैं जो ऑपरेट करती हैं, और 1,70,000 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मल्टी यूनिट्स फ्रेंचाइजिंग भी खूब ग्रो कर रही है, 36% से ग्रो कर रही है। यानी एक व्यक्ति जिसने एक फ्रेंचाइजी ली थी, अब उसको कई फ्रेंचाइजी चाहिए उसी ब्रांड की, उसको मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इट इज़ ग्रोइंग फास्टर, इट इज़ एक्सपैंडिंग अ लॉट, काफ़ी बढ़ रही है, और बहुत सारा जो अटेंशन आ रहा है। तो कंट्री इज सर्टेनली बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी हॉट स्पॉट। हिंदुस्तान फ्रेंचाइजिंग कैटेगरी में, फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक हॉट स्पॉट के तौर पर माना जा रहा है, देखा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो जो सबसे पहली बात है कि भाई नो फ्रेंचाइजी इज वन साइज फिट्स ऑल वाले मॉडल में काम कर रही, कि ये हर जगह इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाएगी। इवन मैकडॉनल्ड्स ने भी इंडिया में आलू टिक्की बेचना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सारे चेंजेस, कस्टमाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो रहता है। और जो भी व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि बजट्स क्या हैं, बजटरी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, फ्रेंचाइजर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है, किन किन चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है। इसको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। ये रश जॉब नहीं होना चाहिए। जब आप फ्रेंचाइजी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो जब आप इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, जब टेबल पर बैठ के आप बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, किन किन चीज़ों में है, उसका क्या प्रूफ है कि वो इतना ही स्ट्रांग है जितना वो कह रहा है। इन बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कुछ जो क्राइटेरियाज हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए और कंसिडर करने चाहिए, वो हैं फ्रेंचाइजी फ़ी हमारी कितनी होने वाली है, और हमको सेटअप कॉस्ट जो है, जो वन टाइम सेटअप कॉस्ट है, वो क्या होगी। तो उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख रुपए, तो उसमें से अगर 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फ़ी है और सेटअप कॉस्ट 10 लाख की है और 5 लाख का स्टॉक एंड मार्केटिंग का कॉस्ट है, तो ये जाके 20 लाख का होता है। तो हमारी सेटअप कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस मेरा कितना टोटल पैसा लगेगा, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई सरप्राइज नहीं आना चाहिए कि मैंने समझा कि 20 लाख लगेगा लेकिन एक्चुअली वो तो 30 लाख लग रहा है, और आप शुरू से ही कैश फ्लो के प्रेशर में है, नेगेटिव में है, अब ये पुअर स्थिति हो जाती है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितना पैसा लगने वाला है,
और जितना भी पैसा लगने वाला है उसके एवज में प्रॉफिटेबिलिटी के क्या नंबर्स होंगे। हाइपोथेसिस, देखिए बिजनेस है, अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन गेम प्लान के हिसाब से ही आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए का कोई फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पेक्ट क्या हैं, आरओआईज की कैसे संभावनाएं हैं, फर्स्ट ईयर में क्या आरओआई होगी, सेकेंड ईयर में क्या होगी, थर्ड ईयर में क्या होगी, जो प्रोजेक्शंस हैं वो कैसी हैं और कितनी रियलिस्टिक हैं। इस शब्द पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत बार फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं और अपने नंबर्स को थोड़ा इन्फ्लेटेड दिखाते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली आपको नंबर्स को समझना है, पढ़ना है और उसके बेसिस पर अपना फैसला लेना है। तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। जो अगला पॉइंट है वो है कि सपोर्ट सिस्टम क्या क्या ऑफर करेगा फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजीज के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम देगा, क्या मार्केटिंग का सपोर्ट पूरा उस मिलेगा, क्या रेसिपीज का, इनोवेशन का, परचेज का, किन किन चीज़ों में क्या क्या सपोर्ट और कब तक सपोर्ट। अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूं और हर बार मेरा शेफ भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो धंधा बैठ जाएगा। तो आप क्या सपोर्ट करेंगे, ब्रांड से आप पूछते हैं। तो इस तरह के कितने सपोर्ट्स होंगे, क्या होंगे, वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट। मेरा कितना टाइम चाहिए होगा, क्या पूरा सवेरे से रात तक का मेरी बैंडविड्थ पे होगा या मैं 2 घंटे की बैंडविड्थ लगाऊंगा, बाकी टीम हैंडल कर ले जाएगी। व्हाट इज अ टाइम कमिटमेंट, कितना बैंडविड्थ मेरी मांग रहा है, कौन कौन सी टेरिटरीज उस ब्रांड की अवेलेबल हैं आपके लिए, आप जिनको ले सकते हैं। पता चला आप जिन भी टेरिटरीज को मांग रहे हैं वो सारी टेरिटरीज ब्लॉक्ड हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फ्रेंचाइजी है, तो वो आपको नहीं दी जा सकती। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट किन किन अवेलेबल टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज अभी भी हैं जो ओपन हैं, जो वेकेंट हैं और वहां पर प्लान किया जा सकता है, और ब्रांड की कितनी रिकॉल है उन टेरिटरीज में, क्योंकि यही आपका ग्रोथ इंजन है, यही आपका ग्रोथ एलिमेंट बनेगा। तो ये जो सारे क्राइटेरियाज हैं इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। और डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी फी और सेटअप कॉस्ट जो होती है वो क्या है, कैसे है। तो फ्रेंचाइजी फी इज द अपफ्रंट फी जो आपको बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस उस ब्रांड को देनी होती है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी। और दिस इज इन ल्यू ऑफ द नेम एंड प्रोटोकॉल जो वो ब्रांड आपको दे रहा है खास समय के लिए चलाने के लिए। तो 5 साल तक के लिए मैकडॉनल्ड्स यूपी में मैंने फ्रेंचाइजी अगर ले ली तो वो मेरे साथ काम करेंगे और मैं उनका ब्रांड नेम यूज करूंगा और मल्टीपल रेस्टोरेंट्स खोलूंगा मैकडॉनल्ड्स के नाम पे, ऑफ कोर्स उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, अपने तौर तरीके से नहीं, एग्जैक्टली द सेम सिस्टम विच दे आर गिविंग टू मी, उस ढंग से। लेकिन हमें एक अपफ्रंट फी देनी होती है जिसको फ्रेंचाइजी फी बोलते हैं। और ये फीस मतलब अगर मैं रुपए के हिसाब से बात करूं तो ये 2 लाख से लेकर मल्टीपल करोड़ तक जाती है। डिपेंड ये करता है कि आप किस ब्रांड की बात कर रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं और कितना टोटल कॉस्ट है या कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट होने की संभावनाएं हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इट कैन रन इनटू क्रोर्स ऑल्सो, तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। और जो फ्रेंचाइजी फी होती है वो इमीडिएटली आपकी पॉकेट से निकल जाती है और ब्रांड के पास चली जाती है। कुछ ब्रांड्स फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी देते हैं कि भाई आप वन टाइम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं वो आप एक्स मतलब किसी खास जगह से आप फाइनेंस भी करा सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए। और कोई भी जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड टू हैव एटलीस्ट $10,000 टू इन्वेस्ट अप फ्रंट। तो $10,000 इज रफ कट 7 लाख 8 लाख रुपए की बात हो रही है। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को शुरू करने का कि 8-10 लाख में आपको पिज़्ज़ा या बर्गर पॉइंट्स की फ्रेंचाइजी मिल जाती है और उनका जो सेटअप कॉस्ट होता है थोड़ा छोटा होता है। स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, डेजर्ट बिजनेसेस किए जा सकते हैं, आइसक्रीम बिजनेसेस किए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इस सेटअप में जाते हैं, बट दिस इज द मिनिमम मनी विच comes on the play। तो
जो सेकंड पॉइंट था वो था भाई कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको ये देखना होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं तो कितनी वर्दीनेस है उस अपॉर्चुनिटी की। हमें देखने में बहुत बड़ी लग रही है कि हाँ यार ये ब्रांड आ गया मेरी मार्केट में, मैं इसको ले आया एज अ फ्रेंचाइजी ब्रांड तो ये बहुत बिजनेस करेगा, वर्सेस जो वो चार्ज कर रहा है। वो आपने उससे बातचीत की, वो कह रहा है मैं तो 50 लाख की फ्रेंचाइजी फी लूंगा और आपके 2.5 करोड़ रुपए लगने हैं। और इतना पैसा लगाकर आपकी मार्केट में आपका क्या जजमेंट है कि इज इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ मनी और नॉट। तो वर्दीनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप बिल्कुल देख लें। और यूनिट ग्रोथ कितनी होगी, मतलब साल दर साल कितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होगा कि पहले साल अगर मैं एक्स बिजनेस करूंगा तो दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल होगा कितना होगा। यूनिट वाइज हमारा ग्रोथ क्या दिख रहा है, क्या नॉर्मली इनके बाकी स्टोर्स कैसे ग्रो करते हैं, उन्हीं कायदे कानून पर हम कितना ग्रो करेंगे, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, नई फ्रेंचाइजीज जो इस कंपनी की हैं उसका सक्सेस रेट कितना है, कैसे है, बहुत सफल हैं, एवरेज सफल हैं, बहुत सारे असफल हो रहे हैं। लास्ट 10 फ्रेंचाइजी जो कंपनी ने साइन की हैं उनमें से 7 पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये पुअर इंडिकेटर है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फ्रेंचाइजर जो ब्रांड है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत डीपली आपको पढ़ना चाहिए, या अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, आप ट्रेंड नहीं हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ पाने के लिए, तो आप ज़रूर अपने किसी ऐसे सहयोगी की मदद लें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से जानता है, पढ़ सकता है। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं या किसी अन्य मित्र की मदद ले सकते हैं। बट गेट इनटू देयर फ्रेंचाइजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाइए, उनके बैलेंस शीट पे जाइए, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर जाइए, उनके गेम प्लान्स पे जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इवैल्यूएशन करते समय वो था भाई सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो आपको बाकायदा लेंस लगाकर ये देखना होगा कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम क्या है, और जो नई लोकेशंस होती हैं उनको सक्सेसफुल बनाने का सपोर्ट सिस्टम क्या है। जो पुरानी चलती हुई आउटलेट्स हैं वो तो ऑफ कोर्स कंपनी और उस एंटरप्रेन्योर के अपने टाई अप से वो लोकेशंस तो सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो नई लोकेशन होगी उसको सक्सेसफुल बनाने के क्या प्लान्स हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम्स हैं। एक उदाहरणार्थ जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 7-Eleven करके एक ग्लोबल ब्रांड है, तो वो जब भी फ्रेंचाइजी रिक्रूट कर लेता है उन सबको वो अपने सपोर्ट सेंटर डालास में यूएस में बुलाता है और उनको बाकायदा 10-15 दिन की ट्रेनिंग देता है ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कि कैसे बिजनेस रन किया जाएगा, सो दैट कोई भी सरप्राइजिंग चीज ना हो वहां पर जाके। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आपको कंपनी कैसे ट्रेन करेगी एज अ सपोर्ट, ये एक एग्जाम्पल जैसे हमने 7-Eleven का दिया, ये एक बड़ा चीज है जो आपको ध्यान देना होगा कि भाई कैसे हमें ट्रेनिंग मिलेगी। सारी फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं या उनके पास बहुत एक्सटेंसिव रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन इंश्योर दैट कि बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज तो हों उनके पास। और वो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है सपोर्ट सिस्टम का, कि आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, आपको ब्रांड बिल्डिंग की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, आपको ऑपरेशंस की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, आपका रेस्टोरेंट है तो आप चलाएंगे कैसे उसको। तो ये सारी चीज़ों का जो ट्रेनिंग होगा, बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल कंपनी का कितना होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, मेरी लोकेशन में होगा या उनकी लोकेशन पर होगा, ये सारे पॉइंटर्स देखने के होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि टाइम का कमिटमेंट कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर इवैल्यूएटिंग अ फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन। तो अब फ्रेंचाइजर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या ग्रो करना चाह रहा है, एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो करना चाह रहा है। तो जो नई लोकेशंस हैं, अगर वो दूसरी लोकेशन से बहुत कम दूरी पर है, ओनली अ फ्यू माइल्स, तो वहाँ पर फिर वो लोकेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसी ब्रांड से एक बहुत एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वहाँ पर जमा बैठा है और उसी ने अपना नाम बना रखा है। तो एक नई आउटलेट आएगी तो वो स्ट्रगल करेगी। तो ये सब अवॉइड करने के पॉइंट हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे
आपने ऐसे एरिया में उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली जहां पर डिमांड बहुत कम है उस तरह के प्रोडक्ट की, या पेइंग कैपेसिटी कम है, जो कंपनी के पब्लिश्ड प्राइसेस हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने की पेइंग कैपेसिटी कम है, अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है मार्केट में, तो आपको उस तरह के एरियाज को बहुत अवॉइड करना चाहिए। अपने टारगेट फ्रेंचाइजर की लोकेशन आपको जानना चाहिए। नो द लोकेशन ऑफ योर टारगेट फ्रेंचाइजर। और डिसीजन ऑफ रिलोकेशन को भी आपको देखना चाहिए कि भाई अगर हमें रिलोकेट करना पड़े तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है। तो मेनी ए टाइम्स इफ लोकेशन इज एन इशू, आप उसको रिलोकेट करने की भी बातचीत उनसे करके रखें। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला होता है जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कौन कौन सी जगह खाली हैं, अवेलेबल टेरिटरीज क्या क्या हैं, और उसमें क्या मतलब व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखिए, एक फ्रेंचाइजी चलाना एक पूरा दशक लॉन्ग कमिटमेंट है। नॉर्मली 9 साल 7 साल का कमिटमेंट होता है जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं कि 7 साल के लिए ये बिजनेस आप करने जा रहे हैं या 10 साल के लिए करने जा रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आप अपने जीवन में हर साल एक नया काम नहीं कर रहे हैं, आप 4-5 बड़े काम करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कम से कम ये डिकेड लॉन्ग कमिटमेंट होने जा रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से कौन कौन सी टेरिटरीज अवेलेबल हैं इस पर देखना चाहिए। यू कैन नॉट ऑपरेट एंड लीव अ स्टोर आफ्टर अ ईयर। ऐसा नहीं कि आपने आज स्टोर खोला कल बंद कर दिया, आपकी भी रेपुटेशन, पैसा, रिसोर्सेज, टाइम सब खराब होगा, कंपनी का भी नाम खराब होता है कि इनका स्टोर अभी खुला था बंद हो गया, इनका स्टोर खुला था बंद हो गया। दिस इज ओवरऑल रेपुटेशन बिल्डिंग वर्क, तो आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। मैं कह रहा था कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो आप ध्यान से सोचिए कि ये मैकडोनल्ड्स जो है ये 20 साल का कमिटमेंट देता है, लेता है आपसे। ये 20 साल के लिए अपना एग्रीमेंट साइन करता है कि अनलेस अंटिल समथिंग बैड हैपेंस वी आर देयर फॉर 20 इयर्स विद दिस पार्टनर। तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो और भी आपका टाइम इसमें जाएगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू नीड टू स्टिक अराउंड फॉर अदर टाइम कंज्यूमिंग कमिटमेंट्स ऑल्सो। ऐसा तो है नहीं कि केवल ये व्यापार ही आप कर रहे होंगे, आपके अपने पर्सनल कमिटमेंट्स भी होंगे, आपको अपनी चीज़ें भी देखनी होगी। तो आपकी जो टाइम बैंडविड्थ है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरी जो टाइम बैंडविड्थ है दैट शुड बी गुड। वो किस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने लायक है, और उस बारे में आपको सोच के ही तब फैसला लेना चाहिए। और चूज एन इजी टू सेल फ्रेंचाइजी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन। अगर आप 3 या 5 साल के कमिटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, या आप दिन में 1 या 2 घंटे ही देना चाह रहे हैं, और आप एज ए इन्वेस्टर ज्यादा हैं वाइल एज ए ऑपरेटर कम हैं, तो आपको थोड़ा सिस्टमैटिक, थोड़ा इजी टू सेल फ्रेंचाइजी जो हैं, जो फ्रेंचाइजी सिस्टम्स हैं, उन्हीं में जाना चाहिए, रादर देन गेटिंग इनटू समथिंग जो बहुत इंटेंस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम मांगता है। और तो उस तरह के सिस्टम्स में ना जाकर आपको प्रयास करना चाहिए कि आप इजी टू सेल फ्रेंचाइजी फॉर्मेट्स में जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रांड की कितनी रिकॉग्निशन है और कैसे कैसे ब्रांड ग्रो कर रहा है। अब ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही डिटरमिन करती हैं कि फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस कितने प्रॉफिटेबल होंगे। भाई ब्रांड की अगर ग्रोथ हो रही है तो पैन रीजन या पैन कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में लेट्स से ब्रांड के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं। और आज जैसी मोबिलिटी में कि आज दिल्ली में है व्यक्ति, कल चंडीगढ़ में है, परसों पटना में है, कोलकाता में है, तो अगर पैन इंडिया ब्रांड है और वहां पर वो अपने कंज्यूमर्स बनाता जा रहा है, तो हर मार्केट में ग्रोथ मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है जिसकी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो कितना रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, मतलब कितने लोग उसको जान रहे हैं, कितनी जगहों पर है वो। और अगर छोटा ब्रांड भी है तो क्या बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या बहुत फास्ट ग्रोथ है। जैसे लापिनोज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लापिनोज पिज्जा ने बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छी सक्सेसफुल रनिंग आउटलेट्स उसने प्रिपेयर की और एक अच्छा बिजनेस मॉडल दिया। तो लापिनोज बहुत तेजी से उभरता हुआ ब्रांड बन गया। आपको ये भी देखना है कि जो अपफ्रंट कॉस्ट है इन केस ऑफ फॉर अ लार्ज हाईली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड वो कितनी है। वो बहुत ज़्यादा है
कम है, कितनी है और कितना वर्थ इट है। तो यू नीड टू लुक एट ओवरऑल सिनारियो कि भाई ब्रांड का रिकॉग्निशन है, उसी से वो प्राइस कमांड करता है कि मेरी रिकॉग्निशन है, इस ब्रांड को हर कोई लेना चाहता है, हर मार्केट में इसके कंज्यूमर हैं, इसकी डिमांड है। तो अगर उस तरह का बिजनेस आप अपनी मार्केट में शुरू करते हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो उसी से डिसाइड होता है कि भाई उसकी अपफ्रंट फ्रेंचाइजी फी कितनी होगी। तो बड़े ब्रांड्स की इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंचाइजी फी, क्योंकि वो बहुत सारा प्रॉमिस लाते हैं आपको फास्टेस्ट आरओआई देने का या आपको स्टेबल सिक्योर बिजनेस देने का। और ये जो एक फैक्टर होता है जो ब्रांड के रिकॉग्निशन है, यही डिटरमिन करता है कि फ्यूचर में भी कंपनी की ग्रोथ, उसके रेवेन्यूज कैसे रहने वाले हैं। तो ब्रांड रिकॉग्निशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब हम किसी फ्रेंचाइजी को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और उसको लेना चाहते हैं। तो उसकी क्या ब्रांड रिकॉग्निशन है या उसका क्या ग्रोथ रेट है, इसके बेसिस पर ही हमको डिसाइड करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फ्रेंचाइजिंग इन प्रैक्टिस है और बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसेस हर कैटेगरी में अवेलेबल हैं। तो कुछ जो पोटेंशियल, जो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो यहाँ पर कुछ एक लिस्ट बनाई गई है कि वो सारी इंडस्ट्रीज जिनमें फ्रेंचाइजी बिजनेस बूमिंग है वो कौन कौन सी हैं। चिल्ड्रंस एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, स्कूल वर्ल्ड ओवर ऐसा माना जा रहा है कि बड़े सेट पैटर्न पर चलते हैं और उनमें खास तरीके से, खास करिकुलम से 40-50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और वो केवल एकेडमिक एक्सीलेंस की जगह बन गई हैं। वाइल ओवरऑल बहुत सारी अलग तरह की लर्निंग्स भी अब इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो चाइल्ड एनरिचमेंट, एबाकस हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, स्पोर्ट्स सेंटर्स हो गए, म्यूजिक सेंटर्स हो गए, या मैथ्स स्पेशलिटी सेंटर हो गए, इस तरह की जो बहुत सारे बिजनेसेस जो बूम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज हैं। छोटे छोटे निश बिजनेसेस हैं और इनकी एबिलिटी टू परफॉर्म बहुत बढ़िया है। तो यू कैन पुट योर मनी इनटू चाइल्ड्स एनरिचमेंट सेंटर्स। इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ग्रोइंग बिजनेसेस हैं। हेयर सैलॉन्स जो है, सैलून बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हो गया है। अगर आप देखें विद द वेडिंग इंडस्ट्री गेनिंग प्रोमिनेंस और इंडिया में, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मैं जानता हूं कि जिसमें मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजी का बड़ा चलन है। तो किसी ने अगर जावेद हबीब ले रखा है तो उसने जावेद हबीब के 5 स्टोर्स ले रखे हैं, 5 सेंटर्स ले रखे हैं। जिन्होंने लैक्मे ले रखा है उन्होंने पूरे शहर में लैक्मे खोल रखे हैं, 4 या 5 सेंटर्स जो भी है। गीतांजलि सैलून का भी यही हाल है। तो ये एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है जिसमें, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी राइज कर रही है, पैसा बढ़ा है हिंदुस्तान में और एक्सपोजर टूवर्ड्स क्वालिटी गुड्स बढ़ा है, तो एज ए रिजल्ट खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है और इंटेंशन भी बढ़ा है। तो हेयर सैलून बिजनेस या लाइफस्टाइल बिजनेसेस में इसीलिए ग्रोथ आई है। सैलून्स कैन बी अ वेरी वेरी सेफ एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं, आप सैलून्स की फ्रेंचाइजी जरूर ले सकते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री, अगेन जैसे मैं बात कर भी रहा था, विद ग्रोइंग एक्सपोजर टूवर्ड्स वेस्ट या फिटनेस ओवरऑल, कोविड के बाद तो खासकर ओवरऑल फिटनेस ने बहुत प्रोमिनेंस गेन किया है। तो लुक एंड फील भी अच्छा जाता है और उसके साथ साथ बहुत सी फिटनेस कंसर्न्स भी लोगों की रहती हैं। एज ए रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स बूम कर गए हैं। लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड्स, गोल्ड जिम हो गया, अभी तो उन्होंने रैप अप कर लिया इंडिया से, बट अदरवाइज एनी टाइम फिटनेस है, इट्स अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो फिटनेस रिलेटेड बिजनेसेस भी आप शुरू कर सकते हैं। पेंट एंड सिप स्टूडियोज के बिजनेस बहुत एक्साइटिंग बिजनेसेस हैं। पिज़्ज़ा आउटलेट्स, मैं डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का तो जो नाम ले रहा हूँ, देन लापिनोज जैसे ब्रांड आ जाते हैं, देन पिज़्ज़ा पॉइंट, पिज़्ज़ा रिलेटेड मल्टीपल गुड पॉइंट्स हैव कम। पिज़्ज़ा एंड बर्गर, फास्ट फूड में बहुत सेलेबल बिजनेसेस हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी उनको बहुत प्रेफर करती है, लो टर्नओवर टाइम होता है, एंड दिस कैन बी अ गुड 8 to 10 लाख बिजनेस मॉडल। तो ये अच्छे बूमिंग बिजनेसेस में आता है। कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस, अर्बन क्लैप ने करके दिखा दिया, अर्बन कंपनी ने, कि कैसे कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस एक अच्छा बिजनेस हो सकती है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेट्रो सिटीज में खासकर कमर्शियल क्लीनिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बना हुआ है और बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं लोग उसमें। तो दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हमेशा से एक अच्छा बिजनेस रहा है और इट कंटिन्यूज टू बी अ गुड साउंड बिजनेस, जिसमें आप जो भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं और यू चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। अब ग्रोइंग एक्सपोजर है, लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, स्पेशली फॉर द रिच क्लास, तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल रहता है एंड दे सीक सच पीपल जो उनकी प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सीनियर केयर बिजनेसेस जो आ गए हैं कि नाउअडेज विद एवरीबडी बीइंग सो बिजी, एल्डरली केयर एक इग्नोर्ड एरिया था एंड सडनली वो बाउंस बैक किया, स्पेशली आफ्टर कोविड। और इस तरह की बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में भी सीनियर केयर की फ्रेंचाइजीज खुली हैं, उन बहुत अच्छा सर्विसिंग दे रही हैं एंड एज अ रिजल्ट अच्छे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी एक ऐसा निश एरिया है, एक छोटा एरिया है लेकिन निश एरिया है, जो आपके लिए एक पोटेंशियल फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यू कैन कॉन्सेंट्रेट हियर एज वेल। स्पा एंड ब्यूटी सर्विसेज, it's a connection to the hair salons which are the bigger format things, लेकिन स्पा, ब्यूटी सर्विसेज, एट होम सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इस तरह की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। और वेंडिंग मशीन्स का फ्रेंचाइजी भी बनने लगा है कि छोटे छोटे वेंडिंग यूनिट्स आप मॉल्स में या हाई स्ट्रीट एरियाज़ में लगा देते हैं एंड उसको 1 पर्सन फ्रेंचाइजीज होती हैं ये, जिनमें नॉर्मली अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन ये कुछ खास इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ खास कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिनका ग्रोथ रेट बहुत हाई है और जो काफ़ी प्रॉफिटेबल अपफ्रंट अच्छी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं इन जनरल। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो जैसे 7-Eleven हो गया या एनी टाइम फिटनेस हो गया या क्यूमॉन जो मैथ्स का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये सब भी बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी ऑप्शंस हैं। मैकडॉनल्ड्स तो इंडिया लेवल पर अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी दे चुका है, लेकिन इट कंटिन्यूज टू बी अ ग्रेट ब्रांड। और अगर किसी और देश में आपको मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी करने को मिलती है तो ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन होता है। थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है इस जगह पर, तो इस तरह से या इनके जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, वो सारे ही अच्छे बिजनेस ऑप्शंस हैं और उनको इवैल्यूएट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने जाना कि फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज किन किन एरियाज में बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कि हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, और इवैल्यूएट भी कैसे किया जाए इस बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।